नमस्कार। प्रोग्रेस पोस्ट में आपका फिर से स्वागत है। मैं देव कुमार। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA, इसको लेके यूएस में घमासान मचा हुआ है। तो ये भारत सरकार की एक एक्ट है जिसके तहत फॉरेन से आने वाली जो कंट्रीब्यूशंस हैं इसकी रेगुलेशन होती है। ये एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से अगर आप इस चीज़ को देखो तो, पर थोड़ी सी गहराई में जैसे ही आप जाओगे तो आपको कहीं और चीज़ें दिखाई देगी वहाँ पे। तो यूएस में लोग क्यों घबराए हुए हैं? तो भाई साहब, यहाँ जो क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है भारत में, या फिर कह ले जो क्रिश्चियन मिशनरी एक्टिविटी जो है, इस पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है FCRA का। तो FCRA की बिल जो है इसको पारित करने जा रहे हैं भारत सरकार, जिसके लिए अभी मोस्ट प्रोबेबली सरकार के पास दोनों सदन में पर्याप्त संख्या हो चुका है, जितना समझ में आ रहा है। तो अगर ये बिल पास हो जाता है और ये एक्ट पारित हो जाती है तो विदेश से आने वाली जितनी भी मुद्रा है, धनराशि है, वो कहाँ से आ रहा है, किसके पास आ रहा है और इस धनराशि को किस प्रकार खर्चा किया जा रहा है, इस सब पे सरकार की निगाहें रहेगी। अब तक जो है नज़र नहीं रहता था, मतलब इंटेलिजेंस एजेंसीज के ज़रिए और दूसरे तरीक़ों से, क्योंकि वैसे आपके पास, सरकार के पास कोई ऐसा मतलब पावर नहीं था कि इस चीज़ को रेगुलेट करे, पता करे कि कहाँ से पैसे आ रहा है और किस तरीके से यूज़ हो रहा है। ये तो सरकार ने पता किया अपने और ताकतों की इस्तेमाल करके। अब जब ये सारी चीज़ें, क्रिश्चियन मिशनरीज़ की एक्टिविटी जब हमारे नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेटन कर रहा है, तो ऑब्वियसली सरकार तो इस चीज़ पे एक्शन लेंगे ही, विशेष करके जब ये राष्ट्रवादी सरकार है। तो यूएस में अक्रॉस पार्टी लाइंस, अक्रॉस पार्टी तो दो ही है उनके, तो दोनों पार्टी वैसे एक दूसरे के बीच 36 की आंकड़ा है इन दोनों में, पर अभी वो एकजुट हो गए हैं। किस मुद्दे पर? कि भारत में क्रिश्चियन मिशनरी एक्टिविटी पे किसी प्रकार की निगरानी नहीं होनी चाहिए। आफ्टर ऑल FCRA बिल अगर आ जाती है, FCRA एक्ट अगर पारित हो जाती है, तो निगरानी आ जाएगी ना ऑटोमेटिकली। वैसे तो टेक्निकली कहा जाए तो ये सबके लिए लागू होता है। कोई भी भारत में पैसे लेके आता है बाहर से, उस पैसे को लेके वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उस पर सरकार की निगरानी होनी भी चाहिए। पर सिर्फ क्रिश्चियन लोगों की दिक्कत क्यों हो रही है, और वो भी यूएस में बैठे हुए गोरे क्रिश्चियंस को दिक्कत क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है कि भारत में जितने भी क्रिश्चियन मिशनरी एक्टिविटीज़ चलती है, उसके पीछे यूएस की जो क्रिश्चियन ग्रुप्स है, बैप्टिस्ट चर्च और प्रेस्बिटेरियन चर्च, पता नहीं क्या क्या चर्च है इनके, बहुत सारे चर्चेस है। वैसे तो बटे हुए आपस में, दुनिया भर के चर्चेस खोल रखे हैं, पर ये काम करने के लिए इकट्ठे आ जाते हैं, फिर बाद में आपस में लड़ झगड़ते हैं। ये इनका तरीका है। खैर जो भी है, हमें तो इन सब को रोकना है। तो वहाँ पे जो लोकल लेवल पे फंड रेजिंग होती है, वहाँ के जो पैसे वाले लोग हैं, अमीर लोग हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी में, जो बहुत ज़्यादा क्रिश्चियन फ़िलॉसफ़ी से प्रभावित है और मानते हैं कि दुनिया को पूरा क्रिश्चियन बनाना है। वही मुसलमानों वाली हाल है, मुसलमान जैसे समझते हैं पूरी दुनिया को मुसलमान बना देना है, तो इनका भी यही हाल है। आसमानी किताब वाला मामला है। तो खैर जो भी है,
हिंदुस्तान में तो हम ये होने नहीं देंगे, और सरकार भी उसी प्रकार से अपना कदम ले रही है। तो इससे इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। तो अभी हाल फिलहाल में जो मार्को रूबियो आया था, इस पर मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया था मैंने, तो उसकी व्यूज़ को काफ़ी हद तक इन्होंने दबा दिया है। जितनी व्यूज़ आई है, क्योंकि मैं भी मॉनिटरिंग करता हूँ और सोर्सेस से, जितनी व्यूज़ आई है उसमें उसको दबा दिया है कि क्रिश्चियन एक्टिविटीज़ को लेके बातें नहीं करना है। अब ये वीडियो की भी कितनी व्यूज़ आई दिखाई देगी वो मुझे पता नहीं। खैर जो भी है, हमारा काम है वीडियो मतलब पोस्ट बना के आपको आपके सामने रखना। आप मेरे दर्शक है, प्रिय दर्शक है, तो आप जैसे इसे शेयर और लाइक्स करेंगे तो उसी प्रकार से ये आगे जाएगा। तो इन सब को यूएस वाले क्रिश्चियंस को इस बात पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो ये अभी ट्रंप सरकार पर दबाव बना रहा है कि भारत पे एक्शन चलाओ, भारत को ये एक्ट लाने से रोको किसी भी तरीके से। तो ट्रंप सरकार ने पहले मार्को रूबियो को भेज दिया, उनके राष्ट्र सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, यूएस प्रेसिडेंट के बाद ही आता है वो, मतलब मान्यता के हिसाब से। तो बहुत सीनियर ऑफिसर है, बहुत सीनियर अधिकारी है यूएस सरकार का, पर भारत में उनको ज़्यादा भाव नहीं दिया गया। तो यहाँ तक कि उनकी प्रोटोकॉल को भी मिनिमाइज़ करके एक तरीके से उनको निपटा के भेज दिया गया। ये भी उनको ऑब्वियसली अच्छा तो नहीं लगा होगा, लेकिन उन्हें भी समझना चाहिए कि भारत सरकार को सब कुछ पता है वो किस लिए आया था। आते ही सीधा पहुंच गया कोलकाता, और वहाँ जाके कहाँ सीधा वो मदर टेरेसा के वो आश्रम में, वो कन्वर्शन की फैक्ट्री, वहाँ पहुँच गया। तो अब भाई तुम खुलेआम ये सब करोगे और फिर सोचोगे कि भारत में लोग तुम्हारी इस बात को नज़रअंदाज कर देंगे, ये भी तो नहीं हो सकता है ना, होगा भी नहीं। तुमने 1971 में भारत का कुछ बिगाड़ नहीं पाया, 1998 में भारत का कुछ बिगाड़ नहीं पाया, तो अब क्या बिगाड़ोगे यार। तुम ईरान का कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रहे हो, तुम यूक्रेन के ज़रिए रूस को तुम ठेस पहुंचाने की कोशिश किए, ठीक है, उसको मतलब वहाँ पे यूक्रेन में लगा के रखा है उसको, लेकिन वहाँ तुम्हारी भी नुकसान हो रही है, बहुत पैसा घुस गया तुम्हारे वहाँ पे। तो वो पैसे तो अभी आएगा नहीं वापस आसानी से, यूक्रेन को तो फोकड़ा बना दिया। और रूस हर रोज़ आगे बढ़ रहा है, चाहे तुम कितने भी वो प्रोपेगेंडा चलाओ कि यूक्रेन की ड्रोन बहुत अंदर तक चला गया, बॉम्बिंग कर दिया, ये कर दिया, कर रहा है, ठीक है, पर रूस तो रूस है। उसको हिटलर कुछ नहीं कर पाया, नेपोलियन कुछ नहीं कर पाया। अब तुमने भी यहाँ यूक्रेन में कोशिश करके देख लिया, कुछ नहीं कर पाए, वो तो आगे बढ़ रहा है। अब तुम भारत को लगाना चाहते हो यहाँ पे, बांग्लादेश में अपनी कार्यक्रम चालू है तुम्हारी, पाकिस्तान को हथियार वथियार दे रहे हो। ऑपरेशन सिंदूर में तो पता चल गया ना तुम्हारी हथियार और तुम्हारे सब कुछ एयर डिफेंस सिस्टम की क्या हाल हुआ। तो कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, करते जाओ, लगे रहो मुन्ना भाई, या हिंदुस्तान में ज़्यादा कुछ कर नहीं पाओगे। तो तुम्हारे ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज़ है यहाँ पे, जो हर मंदिर के बाहर खड़े हो जाते हैं, भगवा कलर की वो उनकी जो ऊपर से नीचे तक पहनते हैं लंबे वाले कोट, पता नहीं क्या है, वो पहन के हाथ में रुद्राक्ष का माला लेके, और फिर उल्टी सीधी बातें करके, बहकी बातें करके, तो नहीं हो पाएगा ये सब। तो
और यहाँ पे भी भारत के अंदर भी जो क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ है, देखो यार कि आप चर्च में जाके अपना पूजा अर्चना करते हो, उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले से ही क्रिश्चियन हो, आपके पुरखे क्रिश्चियन हो रखे थे पहले से ही, उनसे किसी को कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है, आप अपना वो करो। और वो दिखता भी है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है उससे। वैसे मैं अपनी एक्सपीरियंस से कह दूं कि कोई हिंदू कभी भी उसे अगर मार भी डालो तो भी वो किसी चर्च के सामने खड़े होके जीसस क्राइस्ट के नाम पे कोई अपशब्द नहीं बोलेगा कभी भी। ये याद रखना तुम लोग। तुम्हारे ये जो भी ये तुम्हारे प्रचारक है, पेस्टर वेस्टर जो भी है, जो भी बोलते हो इनको, पेस्टर बिशप पता नहीं क्या क्या है तुम्हारे सब, ये जिस तरह की अपशब्द का प्रयोग करते हैं अपने लिटरेचर्स में, जो छोटे छोटे किताब छापते हो, जो वीडियोस बनाते हो, ये सब में जो सब अपशब्द तुम बोलते हो हिंदू देवी देवताओं के बारे में, तो सुनने के लायक भी नहीं है, बोलना तो दूर की बात है। तो ये तुम्हारे और हम में ये फ़र्क है। जो यहाँ के पुराने क्रिश्चियन कम्युनिटी है, जो पहले से ही क्रिश्चियन बने हुए हैं, वो गोरों के राज के टाइम से, उनको तो क्या क्या कहे आप। चलो ठीक है, आप घर वापसी नहीं किए, आप क्रिश्चियन बने रहना चाहते हो, हम रिचर्ड, जॉर्ज, जॉन, ये सब ऐसे नाम लेके घूम रहे हो, कोई बात नहीं उसमें, किसी को कोई टेंशन नहीं है उसमें, ठीक है ना, आप रहो जैसे आप रह रहे हो। लेकिन ये जो प्रचार करते हो ना जाके कि ये हमारा अधिकार है, ये काम गड़बड़ काम है भाई, ये नहीं चलेगा। अपनी संख्या बढ़ाओगे ये सब करके, क्रिप्टो क्रिश्चियंस बनाओगे, है ना। हरियाणा के गांव में से निकल के आता है डेविड, पीटर, रॉबर्ट, यूपी के गांव में से निकल के आ रहा है जॉन, जैक, जेम्स। ऐसे होता है क्या? नहीं चलेगा, ये बंद हो जाएगा, स्क्रू टाइट की जा रही है। और यहाँ के क्रिश्चियंस सुन लो ठीक से, ठीक है ना, तुम्हारा जो बाप बैठा है यूएस में, कुछ नहीं कर पाएगा वो, ऐसे ही आवाज़ उठाएगा और यही सब तिगड़मबाजी करेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये एक यहाँ की क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ को समझ लेना चाहिए। और आप लोग भी अपना थोड़ा दिमाग जगह पे लाओ यार। अब जैसे मुंबई में एक क्रिश्चियन कम्युनिटी है, अपने आप को ईस्ट इंडियन बोलते हैं। तो भाई भारत के जो पूर्वी क्षेत्र से आने वाले लोग हैं, कायदे से तो वही होना चाहिए ना ईस्ट इंडियन। और एक और परिभाषा है ईस्ट इंडियन की, जो भारत से गए हुए जो माइग्रेंट्स है, जो कुछ 200 साल पहले वेस्ट इंडीज़ में जाके, मतलब गए तो अपने मर्जी से तो गए नहीं थे, उनको मतलब गलत तरीके से, मतलब उनको धोखे से लेके गए अंग्रेज़, और बेचारे गरीब वहाँ ठहर गए, वहीं आ नहीं पाए, उनको वहाँ ईस्ट इंडियंस बोला जाता है, क्योंकि वो वेस्ट इंडीज़ है और ये गए हैं इंडिया से, जो कि उस जगह से पूर्व में आता है, ईस्ट में आता है, तो वहाँ उनका नाम उस कम्युनिटी का नाम वहाँ पे ईस्ट इंडियन है, जो भारतीय मूल के हैं। अब यहाँ तुम मुंबई में, जो कि भारत की पश्चिमी तट पर है, यहाँ तुम कैसे ईस्ट इंडियन हो गए? तो एक बंदे को, बहुत बंदों को मैं पहचानता था वहाँ पे ईस्ट इंडियन। मैं मुंबई में था काफ़ी टाइम, और काफ़ी ऐसे ईस्ट इंडियन से मेरी मुलाकात हुई है, पर्सनली भी जानता हूँ, कईयों को जानता था, अब नहीं जानता हूँ। तो इनसे मुझे पता चला कि मैंने पूछा था कि भाई ईस्ट इंडियन कैसे, ये तो वेस्टर्न इंडिया है,
और तुम यहाँ के लोकल मतलब ये बेसिकली महाराष्ट्रियन सोसाइटी से आता है, महाराष्ट्रियन समाज से आते हैं। और महाराष्ट्रियन समाज के अंदर एक कोली समाज है जो अधिकतर समुद्री तट पर रहते हैं, और उनमें से बहुत लोग मछुआरे होते हैं। तो वो कम्युनिटी से आते हैं वो, ये जो ईस्ट इंडियंस। तो ये इस बंदे ने मुझे ये बताया, और वो उसी कम्युनिटी से आता था। तो वो कह भी रहा था वी आर कोलीज। ठीक है, मैंने बोला इफ़ यू आर कोली देन व्हाई डोंट यू कॉल योर सेल्फ कोली, व्हाई डू यू कॉल योर सेल्फ ईस्ट इंडियन? कहता है देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड इट। क्या स्टोरी? कहता है अंग्रेजों के टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करता था, तो जो क्रिश्चियन बन जाता था उसको बाकी हिंदुस्तानियों से अलग करके देखने के लिए ईस्ट इंडियन कहा जाता था, कि भाई वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जुड़ा हुआ बंदा है। तो उसको अंग्रेज उस हिसाब से फेवर करता था, उसको सुविधाएं देता था, अधिक सुविधाएं देता था बाकी हिंदुस्तानियों के मुकाबले। तो ये कहानी है, आज भी वही कहानी है, सुविधाएं मिल रही है उनको वहीं से। तो सुविधाएं तो भारत सरकार भी देते हैं ना, भारत सरकार भी दे रहे हैं सुविधा, वो सुविधा लो, तरीके से लो। और भी बहुत लोग ले रहे हैं। नहीं, क्रिश्चियन बनना है। अरे यार, इसके बाद क्या? फिर तो फिर आप अभी जैसे मुंबई वाली जो ये ईस्ट इंडियन कम्युनिटी जो है, उनके अंदर कोली तब जाग उठता है जब वो मुंबई के लोकल में ट्रैवल करते हैं। तो वहाँ थोड़ा लोकल में धक्का मुक्की होता है, तो जो मराठी बोलता है उसके लिए आसानी रहता है वहाँ। सीधी सी बात है भाई, वो महाराष्ट्र है, मराठी बोलोगे तो थोड़ा एडवांटेज रहता है। तब वो कोली बन जाता है ट्रेन के अंदर। नाम पूछो तो बात नहीं करेगा कुछ, अजय, विजय, संजय ये भी नहीं बोलेगा नाम, मतलब बोलेगा ही नहीं कुछ, एकदम मुंह में दही जम जाता है। तब यही बंदा जिसकी बात मैं किया, इसको एक दिन लोकल ट्रेन में मिला, मैंने उसका नाम यहाँ नहीं लूँगा, तो जो भी उसका नाम था वो अंग्रेज नाम, उस नाम से पुकारा तो वो देखा ही नहीं मेरे तरफ। 2-3 बार पुकारा उसको मैंने उस नाम से, उसने मुंह मोड़ लिया। उस समय मुझे समझ में नहीं आया, मैं कहा यार क्या किसी कोई नाराज वाराज है क्या किसी बात से? बाद में एक और दिन मिला तो मैंने पूछा कि भाई तू उस दिन ऐसे क्यों बिहेव कर रहा था? कहता नहीं, मुझे सुनाई नहीं दिया। चलो ठीक है, सुनाई नहीं दिया तो हो ही नहीं सकता, सुनाई नहीं दिया। तो ऐसे है ये लोग। तो तब वो कोली बन जाता है महाराष्ट्र। ट्रेन के अंदर, लोकल ट्रेन के अंदर मराठी बोलेगा, मराठी तो फ्लुएंट बोलता है ही मराठी, मूल रूप से तो मराठी है ना, चाहे नाम कोई भी रिचर्ड और रॉबर्ट और रॉजर जो भी हो, है तो मराठी। और घर में मराठी नहीं बोलते ये लोग, बहुत कम है जो मराठी बोलते हैं घर में। कुछ कुछ बोलते हैं, मैंने बोलते हुए सुना है, पर अधिकतर अंग्रेजी में बोलते हैं घरों में। ठीक है। और फिर वो बीफ वीफ खाना तो नॉर्मल बात है। एक और लड़की मिली थी एक बार किसी एक ऑफिस में, मैं वहाँ कंसल्टिंग करता था, तो घर से बना के लाई है बीफ स्टिक, मुझे ऑफर कर रही है बीफ स्टिक, मतलब पूरा बोटी बीफ का। तो मैंने कहा आपको तो पता होना चाहिए, ये मैं नहीं खा सकता। कहता क्या क्या प्रॉब्लम है खाने में? मैं बोला क्या प्रॉब्लम है मतलब? बीफ हमारे लिए वर्जित है। अरे यो कौन मानता है आजकल? मैं कहता हूँ मैं मानता हूँ, सारे हिंदू मानते हैं। कहती है मैं बहुत हिंदू को खिला चुकी है। मैं कहता जाओ फिर उसी हिंदू के पास जाओ, उन हिंदुओं के पास जाओ, मेरे पास आके ये सब मत दिखाओ मुझे। तो नाराज हो गए, चली गई। नाराज हुआ तो हुआ यार, मुझे क्या फर्क पड़ता है इससे, ऐसा पाप थोड़ी करूँगा। तो ये है इनकी हरकत।
और फिर इनमें से और बहुत लोगों को मैंने देखा है ऐसे कहते हुए कि ये मतलब यूएस के बारे में ऐसे कहते हैं कि भारत में अगर इनके ऊपर किसी ने कुछ किया तो उनको बचाने के लिए यूएस आएगा। जैसे यहाँ के मुसलमान जो है बहुत सारे हैं, सब नहीं, बहुत ज़्यादातर ही मैं कहूँगा, ये समझते हैं कि इनके ऊपर कोई एक्शन लिया जाए इनकी गलत कामों के लिए तो इनको बचाने के लिए पहले पाकिस्तान आएंगे और पाकिस्तान के पीछे पीछे बाकी जितने भी 56 मुस्लिम मुल्क है सब आ जाएंगे इनके पीछे पीछे भारत से भिड़ने के लिए। ऐसे तो ये समझ के चलते हैं अपने आप को, तो नहीं हो पाएगा ये सब। वो ज़माना गया अभी, ठीक है ना। वो सब नहीं, संभव नहीं है। भारत से भिड़ेगा नहीं कोई आके। अमेरिका भी नहीं भिड़ सकता है, भिड़ेगा नहीं, वो है नहीं उसके अंदर उतना। ठीक है, ऑन पेपर बहुत कुछ है, लेकिन मैदान में उतरेगा तो उसको पता चलेगा ये इराक थोड़ी है, ये इराक भी नहीं है, वियतनाम भी नहीं है। वियतनाम में तो खैर हार के गया था, वियतनाम की बदनामी क्यों करो भाई, तो छोटा मुल्क है, छोटा देश है, पेल के भेज दिया उसको अमेरिका को, तो वियतनाम से हार के गया। इराक को बुरी तरीके से बर्बाद किया, लीबिया को बर्बाद किया, युगोस्लाविया को बर्बाद किया। तो ये भारत है भाई, छोटा मोटा मुल्क थोड़ी ना है। यहाँ आके भिड़ोगे तो पता चलेगा तुमको, नहीं हो पाएगा ये सब। तो FCRA एक्ट पास होने वाला है, हो जाएगा। इसके बाद ये जो धर्मांतरण का काम करने वाले जो जितने भी है पेस्ट और पुस्टर जो भी है, इन सब पे नकेल कसने वाला है। तो देखते ये कहानी कहाँ तक जाता है, क्या दबाव बनाएगा यूएस। ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, टैरिफ टूरिफ लगाएगा। और हाँ, हमारे किसी मालवाहक जहाज़ में बॉम्ब गिरा दिया उन्होंने, तो उसका एक उचित जवाब भी दिया जाएगा, उचित स्थान पर उचित समय पर। उसके लिए भी वो उन्हें तैयार रहना पड़ेगा, और जो लगेगा वो बहुत जोर लगेगा। जैसे इनका F-35 हमारी वायु सीमा में घुस गया था, वो यूके एयरफोर्स का था वैसे, पर था वो F-35 इनका बना हुआ। यूके यूएस क्या फ़र्क क्या है, वो एक ही चीज़ है, मतलब इट्स टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। तो हमारे एयर डिफेंस वालों ने पूरा लॉक कर दिया। इसके बाद तो प्लेन हमारे यहीं आके उतारना पड़ा कोचीन में। और बोला हमारे प्लेन को हाथ मत लगाओ। हमने कहा चलो हैंगर में डाल देते। बोला नहीं 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 नहीं, हैंगर में मत लेके जाओ। क्यों? हैंगर में अगर उसको खोल लिया, भारत को पता चल जाएगा अंदर क्या है। अरे भारत को पता चल गया यार अंदर में क्या है और कहाँ तक जा सकता है तुम्हारे F-35, वो भी भारत को पता चल गया। लॉक कर दिया, आके भारत में उतरना पड़ा, मुंह की खानी पड़ी ना। 1 महीना तक था वहाँ कोचीन में, रनवे के बीच में, खुले में, धूप में, बारिश में। अपनी F-35 की ऐसी तैसी हो गई तुम्हारी F-35 की इज्जत की। तो है नहीं कुछ ज़्यादा करने के लिए, थोड़े बहुत दिक्कतें पैदा कर सकते हो तो ठीक है। ये जो रूपी फॉल हो रहा है, रूपी की वैल्यू, उसके पीछे भी कुछ तुम्हारे वो करेंसी मैनिपुलेशंस तो चल ही रहा है। हाँ, एक इम्पैक्ट है उसका भी, ठीक है, सब झेल लेते हैं, हिंदुस्तान झेल लेगा वो सब, ऐसी कोई बात नहीं है। तो देखते हैं दोस्तों ये FCRA वाला मामला कहाँ तक जाता है। ये सरकार का एक बहुत अच्छा कदम है, हम सबको इसके सरकार के साथ खड़े होना चाहिए इस विषय पर। ये क्रिश्चियन मिशनरी वामपंथी उग्रवादियों के साथ मिलके बहुत हुड़दंग मचाया इन्होंने उन ज़िलों में, और अभी ये सब सारी चीज़ें बंद होनी चाहिए। हमारे बहुत जवानों ने जान गंवाई है, शहादत हासिल की है इस लड़ाई में, और अभी भी पूरी तरीके से वामपंथी उग्रवादी, नक्सलपंथी जो है उग्रवादी,
इनको पूरी तरीके से ख़त्म नहीं किया गया, थोड़ा बहुत रह गया है। ये मान लो कि हाथी निकल गया है, पूंछ रह गई है, तो वो भी पूंछ भी निकल जाएगा। बस ये FCRA पास हो जाने दो। इसके बाद आज का पोस्ट को यहीं पे विराम देता हूँ। अगर आप पोस्ट यहाँ तक देखा है तो आशा करता हूँ ये आपको सूचनात्मक लगा है, और अगर ऐसा है तो कृपया लाइक और शेयर भी कर लीजिए, ताकि मुझे भी थोड़ा इनकरेजमेंट मिले और पोस्ट्स बनाने में। और अगर आप प्रोग्रेस पोस्ट में पहली बार आए हो तो कृपया सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले पोस्ट्स का सूचना आपको पहले से ही मिल जाए। धन्यवाद।